अलवर न्यूज़ के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं पूर्व विधायक, लोकप्रिय जनप्रतिनिधि श्री बनवारीलाल सिंघल जी। नमस्कार, जय श्री राम। आज हम देश की वर्तमान जो दशा है, जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहे हैं, जो शत्रु से हमारे ऊपर जो आघात हुआ था, उसके विरोध स्वरूप जो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, उस विषय में इनके विचार जानेंगे कि वो कहाँ तक सफल रहा आपके विचारों में। मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि ऑपरेशन सिंदूर पर तमाम तरह के हमारे घर में बहुत सारे प्रश्न उठाए गए, प्रश्नवाचक चिन्ह उठाए गए। आप इसे कहाँ तक सफल मानते हैं? मेरा ये मानना है, रावण का भाई विभीषण अगर रावण से विमुख नहीं हुआ होता तो राम जी को भी बहुत सारी संकट आते रावण का वध करने में। जी निश्चित। किंतु चूंकि विभीषण स्वयं राम जी के पास आ गए थे, वो राम भक्त थे और रावण के आतंक से दुखी थे जी, इसलिए वो स्वयं राम जी के पास आ गए थे, तो राम जी को बहुत आराम से रावण का वध करने में सुविधा हो गई। बिल्कुल सही कहा आपने। राम भक्त थे वो जी, किंतु उनका नाम विभीषण था। आज तक कोई भी व्यक्ति अपने पुत्र का नाम या किसी बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखता। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने सर। इसलिए नहीं रखता कि ये माना गया कि उन्होंने अपने भाई के साथ या अपने परिवार के साथ अच्छा नहीं किया। इसी प्रकार मेरा ये मानना है कि देश में हमारे में भी ऐसे विभीषणों की कोई कमी नहीं है। जो पिछली बार भी जब वो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, उस पर भी लोगों ने सवाल उठाए, अब ऑपरेशन सिंदूर पर प्रश्न उठाते हैं। मेरा मानना तो ये है कि उन लोगों का फ्रस्ट्रेशन है, ये निश्चित रूप से उनको अंदर से उनकी आत्मा कचोट रही है कि नरेंद्र मोदी जी ने किस तरह की बड़ी लाइन खड़ी कर दी है इस देश में जी, और दुनिया में जी। उनके पास अब प्रश्न उठाने के अतिरिक्त कोई भी बात नहीं बची है, जबकि उनको ये सत्य पता है कि ऑपरेशन सिंदूर किस तरह से हुआ है। सब कुछ के वीडियो अब की बार देश की सरकार ने सजगता बरतते हुए जी, सारे वीडियो जारी किए हैं, सारे फोटोज जारी किए हैं। लगातार सबको इनपुट मिलता रहा है, आउटपुट जाते रहे हैं। तो इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया में भारत की धाक स्थापित करने का काम किया है। यहाँ तक कि अमेरिकन सैटेलाइट ने वो सारे चित्र दे दिए हैं और पिछले दिन की बात है, पाकिस्तान ने स्वयं स्वीकार किया है कि 28 स्थानों पर हमारे अटैक हुआ और उन्हें बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन फिर भी ये जानकर बड़ा दुख होता है कि हमारे देश के अंदर ऐसे प्रश्न उठाए जाते हैं। प्रवेंद्र जी, मेरा ये मानना है कि ऐसे जो निकृष्ट लोग हैं, उनके प्रश्नों को, जैसा मोदी जी ने आदत बना रखी है, वो ऐसे निकृष्ट लोगों के प्रश्नों पर ध्यान नहीं देते हैं और उत्तर नहीं देते हैं। हम जो 140-45 करोड़ जो भारतीय हैं जी, इनको भी ये अपनी विचारधारा बना लेनी चाहिए कि निकृष्ट लोगों के जो निम्न स्तर के जो उनके प्रश्न होते हैं या उनके सवाल होते हैं, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए और उनको अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए। अपने आप उनको फिर अपने अंतर मन से सवाल का जवाब मिल जाएगा कि उन्होंने गलत सवाल किए थे। जी, एक और प्रश्न है कि जिन विपक्षी नेताओं को हम लोग कुछ अलग नज़रिए से देखते थे, इस संकट की घड़ी में, उदाहरण के लिए शशि थरूर, ओवैसी, इन्होंने सब कुछ जानते हुए भी और विरोधी विचारधारा के होते हुए भी विश्व स्तर पर जो अपने विचार रखे हैं, भारत का जो समर्थन किया है, मैं समझता हूँ इनकी बातों से ही कम से कम उन्हें शर्मिंदा हो जाना चाहिए। देखिए, मेरा ये मानना है, हम लोग राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हम स्वयंसेवक हैं और हमको बचपन से ही ये सिखाया जाता है, राष्ट्र प्रथम, पार्टी द्वितीय और मैं अंतिम। जी, देश के प्रत्येक नागरिक के लिए, केवल मेरे लिए या संघ के स्वयंसेवकों के लिए नहीं, राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक के लिए ये पहला ध्येय होना चाहिए कि राष्ट्र प्रथम है। वो कांग्रेस में रहे, सपा में रहे, बसपा में रहे, AIMIM में रहे, किसी भी पार्टी में रहे, ये हमारे राजनीतिक झगड़े हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र पर अगर किसी प्रकार की कोई आपदा या विपदा की स्थिति खड़ी होती है तो उसमें हम सब लोगों को एकजुट होकर एक नज़र आना चाहिए, एक मुखी होना चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि अब की बार पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि पूरे देश ने एक स्वर में नरेंद्र मोदी जी को, भारत की सरकार को, पूरे देश ने ये कहा है कि आप करिए, हम आपके साथ हैं, जैसा और जब करना है आप करिए, हम आपके साथ हैं। राष्ट्र का मान बचाने की दृष्टि से जो भी आवश्यक हो उसको आप करिए। जैसा कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर
हर समय नहीं दिए जा सकते कि हमारा कितना नुकसान हुआ, उनका कितना नुकसान हुआ। क्या ये प्रश्न समयानुकूल है? कि देखिए, मैं बड़ी हास्यास्पद बात है ये, जिन लोगों ने प्रश्न उठाए थे, बड़ी हास्यास्पद है। युद्ध में कभी इन खर्चों का आकलन नहीं होता। कितना हमने पाकिस्तान को निपटाने पे हमने क्या क्या अपना आयुध काम में लिया और उसकी कीमत क्या है। अभी तो ये मानिए पाकिस्तान गिड़गिड़ाकर मोदी जी के और हमारे राष्ट्र के जो राष्ट्र सेनाध्यक्ष हैं उनके चरणों में गिर पड़ा पाकिस्तान, और उनसे कहा युद्ध को रोकिए, अन्यथा ये अब की बार ऐसा होता कि इतिहास के पन्नों में दर्ज होता और आने वाले समय में हमारी चौथी, पाँचवीं, छठी, आठवीं क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए कंट्री नेम्ड पाकिस्तान। जी जी जी, एक राष्ट्र था जिसका नाम पाकिस्तान था, एक समय था ऐसा, और इतिहास के पन्नों में ये दर्ज होता कि पाकिस्तान ने हमारे देश के कश्मीर में आकर कुछ निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या की उसके लोगों ने, और उसके बदले में देश के प्रधानमंत्री ने तत्काल निर्णय लेते हुए ऐसा जोरदार जवाब दिया कि वो देश ही नेस्तनाबूद हो गया। लेकिन उनको भी लगा था कि जिस तेजी से और जिस सटीक निशाने के साथ हमारा भारत वहाँ हमले कर रहा है, लगातार देश में बैठकर, भारत में बैठकर पाकिस्तान पे जिस तरह के हमले हो रहे हैं, उस सब से मुझे लगा है कि पाकिस्तान ने मोदी जी के और हमारे राष्ट्र के सेनाध्यक्षों के पैर पकड़कर उनसे युद्ध रोकने की अपील की। और उसी के अनुसरण में, चूँकि मोदी जी विनम्र भी हैं, जितने कठोर हैं उतने ही विनम्र भी हैं, दूरगामी भी हैं, उन्होंने अपनी दूरगामी सोच को देखते हुए कि चलो आज ये राष्ट्र पूरा का पूरा अगर गिड़गिड़ा रहा है तो इसके नागरिकों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है जी। पाकिस्तान ने हमारे देश के नागरिकों पर हमले किए, लेकिन हमारे देश ने केवल आतंकवादियों के अड्डों पर हमले किए या उनके सैन्य बेस हैं उन पर हमले किए, उनकी ताकत को तोड़ने का काम किया। क्योंकि पाकिस्तान की जो सरकार है वो आतंकवादियों के हाथों से चलती है। आतंकवादी अड्डों को उड़ाने का काम किया, उनके सैन्य बेस उड़ाने का काम किया, उनके एयरबेस उड़ाने का काम किया। और जोरदार बात तो ये है कि कल ही हम खबर पढ़ रहे थे, पाकिस्तान में जेल की दीवार गिर गई और 300 कुछ कैदी भाग गए कराची भूकंप से। जी, भूकंप से हुआ ये। हाँ जी। आप सोचिए कि इनका जो इसका मतलब है, जिस परमाणु बम की गिदड़ भभकी अब तक पाकिस्तान देता था, मुझे तो पूर्ण विश्वास लग रहा है कि मोदी जी ने, यानी हमारे देश की सरकार ने, हमारे देश की सेना ने पाकिस्तान के परमाणु जो केंद्र है थोड़ा सा धमकाया है उसी में कर दिया कोई ना कोई छेद। हाँ, ऐसा वर्ल्ड मीडिया में भी ऐसा सुनने को बिल्कुल मिल रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है। हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बार सेना को खुली छूट दी जी, और हमारा पहला उद्देश्य था कि केवल और केवल आतंकवादी ठिकानों को ही ध्वस्त किया जाएगा। दूसरी जो कार्रवाई हुई है सैन्य ठिकानों की, वो उनके प्रत्युत्तर में हुई है, जब पाकिस्तान ने अनर्गल रूप से हमारे ऊपर ड्रोन छोड़े, जिन्हें हमारी सेना ने सारे के सारे गिरा दिए। और उसके बावजूद भी वहाँ की पब्लिक का जश्न मनाना आपको कैसा लगता है? जीत का जश्न मना रहे हैं वो लोग। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, वहाँ के देश की सरकार अपने नागरिकों को गुमराह कर रही है जी। पिटकर भी जो व्यक्ति मिठाई बांटता हो उसका नाम पाकिस्तान है। बिल्कुल सही कहा। और जिस तरह से हमारे देश में मोदी जी ने हमारे देश की सेना को कहा पाकिस्तान का क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये तय करने का काम सेना का है जी। हम आपके पीछे खड़े हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इस 11 वर्ष के शासन में सेना ने जो स्वर्णिम काल देखा है और देख रहे हैं, अगर सेना के किसी अधिकारी से, सेना के किसी सैनिक से आप बात करेंगे तो वो लोग बताएंगे, पूर्व में पाकिस्तान की तरफ से गोलियां आती थी, गोले आते थे, हमारे सैनिकों के सिर काट के ले जाते थे, रोजाना गोलियां आती थी। और उसके बाद ये स्थिति होती थी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते थे हम देख रहे हैं, हम देखेंगे, और अगर ऐसा दोबारा से पाकिस्तान ने किया तो उसका करारा और मुंहतोड़ जवाब देंगे, लेकिन दिया कभी नहीं जी। अगर हम इसके अतिरिक्त देखें तो पूरे हमारे देश में पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा पूरे देश में जिस तरह से आराम से आके बम धड़ाके किए जाते थे, जयपुर में पंचमुखी हनुमान मंदिर पर जिस तरह के बम धमाके किए गए, कितनी बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए वहाँ। निश्चित रूप देश में सब जगह, बस स्टैंड पर, बस पर, रेल स्टेशन पर, हवाई अड्डों पर तक पर, अस्पतालों में, सभी सरकारी दफ्तरों में, सड़कों पर बोर्ड लगने लग गए थे, कोई भी लावारिस वस्तु बम हो सकती है, कृपया छुएं नहीं, बम निरोधक दस्तों को सूचना दें। आज कहीं कोई ऐसा बोर्ड दिखता है क्या? सारे बोर्ड रिमूव हो गए। और कोई हिम्मत अगर करता है तो उसकी वो हालत की जाती है कि उसकी 7 पीढ़ियां याद रखती हैं। ये सब अगर कुछ हुआ है तो इस 11 वर्ष के एक मजबूत शासन में हुआ है। अब मजबूर शासन नहीं है। 11 वर्ष पहले देश में मजबूर शासन था।
अब मजबूत शासन है और ये शासन पाकिस्तान में घुसकर मारता है। आज दुनिया को दिखाने का काम किया है देश के सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने और हमारी सेनाओं ने पूरी दुनिया को बताने का काम किया। अब ये भारत वो भारत नहीं है जिस भारत को कोई भी छोटा छोटा देश धमका लेता था। आज भारत दुनिया की सबसे, आज भारत चौथी आर्थिक शक्ति हो गया। ये देखिए आप, इस युद्ध के दौरान भी हमारा ये काम चल रहा था कि आज भारत 5 से चौथी आर्थिक शक्ति हो गया। और जिस प्रकार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमको तीसरी आर्थिक शक्ति बनना है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम लोग देश की तीसरी आर्थिक शक्ति होंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम पर मुझे है। इससे बड़ी क्या बात होगी कि किसी जमाने में हम आतंकवाद के सबूत देते हुए दुनिया में घूमते थे। हाँ। आज दुश्मन सबूत दे रहा है कि भारत ने हमको यहाँ मार दिया, यहाँ मार दिया, हमारा ये ध्वस्त कर दिया। ये सबसे बड़ा संकेत है हमारी तरक्की का कि हम युद्ध के स्तर पर भी, व्यवसाय के स्तर पर भी अब किसी से पीछे नहीं है। एक और प्रश्न उठा था कि जब युद्ध चल ही रहा था और हमारी सेना आक्रामक थी और पूरी तरह सफल हो रही थी, तो हमने विराम करके क्यों किया, पीओके तक क्यों नहीं पहुंचे? जबकि परिस्थितियां ये कि 71 में तो हमने बहुत सारी जीती हुई जमीन वापस दे दी और साथ में पैसा भी दिया। तो आपके विचार इस विषय में क्या है? देखिए, परसों मैं समाचार देख रहा था, देश के प्रधानमंत्री जी का एक बयान आया था। उन्होंने कहा अभी ऑपरेशन सिंदूर न पूर्ण हुआ है न विराम हुआ है। हमने पाकिस्तान की जो गिड़गिड़ाहट थी, पाकिस्तान की जो, मैं कहूँगा जिस तरह से उन्होंने रोया पीटी की थी और उनको लगा था कि पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा, तो उस पर एक मर्सी की थी, दया की थी प्रधानमंत्री जी ने। कोई बात नहीं, हमारी नागरिकों से कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान हमारे नागरिकों पर हमले कर रहा था और हमारा देश नागरिकों पर नहीं कर रहा था। नागरिक भी वहाँ भयभीत हो गए थे, घर छोड़कर कहाँ भागें, कोई सुरक्षित स्थान नहीं बचे थे। ऐसे में चूँकि भारत तो सदैव सहिष्णु देश रहा है और सहिष्णुता का ही कारण है कि जब हिंदुस्तान का बंटवारा हिंदुस्तान पाकिस्तान के रूप में हुआ तो ये धार्मिक आधार पर हुआ। उस धार्मिक आधार पर सबको अच्छे से पता है, मुझे कहने से कोई बहुत बड़ा लाभ होने वाला नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये माना गया था कि हिंदुस्तान मतलब हिंदुस्तान जी, पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान। हिंदुओं को इधर रहना था, मुस्लिम्स को उधर जाना था जी। लेकिन मेरा ये मानना है कि उस समय भी सहिष्णुता ने जो कुछ किया उसके कारण से हमारे देश में असहिष्णुता बढ़ी जी। लोग जो सबसे ज़्यादा आनंद लूट रहे थे वो असहिष्णु हुए बीच में, उनको बहुत तरह तरह की बातें हुई और उन लोगों ने इस देश पर अपनी राज सत्ता कायम करने के लिए आबादी बढ़ाने का जिस तरह का खतरनाक प्लान बनाया, उस खतरनाक प्लान को देश पूरा समझ रहा था। पूरे देश में एक आवाज़ उठ रही थी हमारे में, जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए जी। अब वो कब आएगा वो तो एक अलग बात है, लेकिन मेरा ये मानना है कि वर्तमान में इस पाकिस्तान के इस हमले ने, पाकिस्तानियों के द्वारा देश में निर्दोष लोगों की हत्या ने, हिंदुस्तान ने जो जवाब उनको दिया, उचित जवाब, उससे देश में जो लोग उल्टी सीधी बात सोचते थे या उल्टी सीधी विचारधारा रखते थे, उन सबको एक जवाब जरूर मिला है कि ये आंतरिक स्थिति वैसी नहीं है जैसी आप सोच रहे हो। अगर जरा सा भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो अंदर भी वो स्थिति हो जाएगी जो बाहर हो रही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मूल परिस्थितियाँ सदैव से हमारी वर्तमान सरकार का ये रहा है कि हम केवल तरक्की की तरफ ध्यान दें। युद्ध केवल उसी स्थिति में किया जाए जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाए, और परिस्थितियाँ ऐसी ही हो गई थी। जिस देश के निर्दोष नागरिकों की हत्या की जाए, धर्म पूछकर, जाति पूछकर, वस्त्र उतार कर, ऐसी परिस्थिति में भी यदि क्रोध ना आए तो फिर किसको दोष दें? इसलिए विश्व समुदाय को भी ये समझना चाहिए। आपके क्या विचार हैं इस विषय में? मेरा तो ये मानना है, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। जब विपत्ति काल हो तो मर्यादाओं का त्याग करना श्रेयस्कर होता है। युद्ध भी जब ऐसी स्थितियां हो गई हों कि वहाँ के लोग आके हमारे देश में केवल पुरुषों को उनकी पत्नी के सामने, उनके बच्चों के सामने AK-47 और AK-56 से गोलियां चला कर मारें और उनको कहें जाओ अपने मोदी को बोल देना, उन महिलाओं को उनको कहें कि जाओ अपने मोदी को बोल देना, मोदी को बता देना, और उसके पश्चात आप ये देखिए कि वो वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ का जो लोकल मुस्लिम है, क्या उनको पता नहीं था कि आतंकवादी कौन थे? लेकिन उन लोगों ने छिपाने का काम किया। तो ये सब जो परिस्थितियाँ बनी, इसमें किसी भी प्रकार की कोई छूट देने का, किसी भी प्रकार की कोई रियायत देने का मुझे लगता है कि कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए। और अभी देश में जो स्थिति बनी है वो बिल्कुल वैसी की वैसी बनी है। सरकार इस दिशा में बिल्कुल सकारात्मक है।
और भविष्य में भी यदि कोई ऐसी आतंकवादी घटना होती है तो निश्चित रूप से इस बार पाकिस्तान की क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। जनता को भी बार बार यही बताया जा रहा है, लेकिन आप प्रतिपक्ष को क्या इसमें संदेश देंगे या आपका क्या उत्तर रहेगा कि भाई ऐसे समय पर उन्हें क्या सोचना चाहिए? मेरा तो मानना यह है कि अगर कोई भी बात अपने घर की हो जी तो उसको घर में बैठ के निपटा लेंगे हम, लेकिन अगर कोई दुश्मन हम पर हमला कर रहा है तो पहले दुश्मन से निपट लेना चाहिए। मेरा प्रतिपक्ष से यही कहना है, संदेश तो मैं क्या दूंगा, लेकिन मेरा ये कहना है, विनम्र निवेदन है जी कि प्रतिपक्ष को अपनी जिम्मेदारी राष्ट्र के प्रति समझनी चाहिए। जी उनको इस प्रकार के प्रश्नों को खड़ा करके राष्ट्र में कुछ चंद लोग ही होते हैं उनकी जैसी मानसिकता के, उनके लिए एक नया विषय नहीं छोड़ना चाहिए। राष्ट्र हमारा एकजुट है, राष्ट्र हमारा एक मुखी है और राष्ट्र हमारा अपने राष्ट्र के नायकों के साथ अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। और ये तब ही संभव होता है जब हम सब लोग अपने राष्ट्र के नायकों के हाथ मजबूत करते हैं। आज जिस प्रकार से मोदी जी ने अपने सेना के तीनों अध्यक्षों को और जो सेना के प्रमुख हैं तीनों सेनाओं के, उनको सबको बुलाकर, एनएसए को बुलाकर, इन सबको बुलाकर जिस तरह से कहा कि आपको जो कुछ करना है वो कीजिए, देश आपके पीछे खड़ा है। आज भारत जबरदस्त आत्मनिर्भर हुआ है सैन्य उपकरणों के निर्माण में, हवाई हमारे जो हथियार हैं उनके निर्माण में। ये सब चीज़ें जो हुई हैं वो पिछले 11 वर्ष के कार्यकाल में बहुत तेज़ी से हुई हैं। अगर दूसरी ओर हम देखें तो वंदे भारत जैसी ट्रेन बनाने की स्थिति में भारत आया है। आज देश में जिस तरह से हाईवेज़ का निर्माण करने की जो हमारी बहुत फास्टेस्ट स्पीड बढ़ी है वो देश ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। देश के सभी रेलवे स्टेशंस का अगर आप कायाकल्प देखेंगे तो देश के सारे रेलवे स्टेशंस को बिल्कुल ऐसा सिंगापुर जैसा बनाने का जो काम चल रहा है वो भी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है। दूसरी ओर अगर हम देखें तो एक घर की महिला वो चूल्हा नहीं फूके, उसको गैस का सिलेंडर देने से लेकर इज्जत घर बनाने के लिए शौचालय का पैसा देकर किसी भी बहन बेटी का सम्मान बचाने का काम अगर किया है तो देश के प्रधानमंत्री ने किया है। निश्चित लंबे समय तक राज करने वाली कांग्रेस जो आज भी किसान 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 का गीत गाती है, उसने कभी किसान को किसान सम्मान निधि देने के बारे में कभी नहीं सोचा। देश के प्रधानमंत्री जी ने किसान को चाहे जेब खर्चे के लायक ही सही, लेकिन वो मोहताज नहीं रहे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, किसान को किसान सम्मान निधि देकर उसका सम्मान बढ़ाने का काम किया है। हर वर्ग के लिए, चाहे वो महिला हो, देश के जिस व्यक्ति ने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं किसी बैंक के दरवाजे पर जाके अपना खाता खुलवा सकता हूँ, उसके खाते घर पर जाकर खोलने का काम बैंकों ने किया। निश्चित रूप ये सब चीज़ें देश के प्रधानमंत्री जी ने की है। इसलिए मेरा ये मानना है कि विपक्ष को ये समझना चाहिए कि वर्तमान में किस दिशा में हमारा देश जा रहा है। आज हमारा देश अगर 5वीं से 4थी अर्थशक्ति हुआ है तो वो भी सरकार के कारण से हुआ है, अपने आप नहीं हुआ है। आज अगर हमारा देश ये कहता है कि हमने इन देशों से ये आयात बंद कर दिए तो उनकी हमारे पास एडवांस में व्यवस्था है कि वो सब चीज़ें हमारे देश में निर्माण हो रही हैं। अगर आज ट्रंप एप्पल के सीईओ को ये कहते हैं कि भारत में और फैक्ट्री मत लगाइए, तो मैं इसको उस परिप्रेक्ष्य में देखता हूं जब एक बार ओबामा, जो बराक ओबामा राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तब उन्होंने कहा था अपने देश के युवाओं को, बच्चों को, विद्यार्थियों को, बच्चों पढ़ लो अन्यथा भारतीय आ जाएंगे। आज बिल्कुल सेम, बिल्कुल वैसा का वैसा ये दृश्य है जब राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका के जो ये एप्पल के जो सीईओ हैं उनको कहा गया है कि अब भारत में और ज़्यादा फैक्ट्री लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको लग रहा है कि जिस 2 लाख करोड़ रुपए का एक वर्ष में कारोबार जैसी बड़ी कंपनियां और अगर लगेंगी तो भारत की अर्थशक्ति और बढ़ेगी। और ये भयभीत होने जैसा ही काम है कि देश के अमेरिका के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब नई फैक्ट्री भारत में मत लगाओ, भारत अपना काम अपने आप कर लेगा। उनको पता है कि भारत जिस प्रकार से आत्मनिर्भर हो रहा है, मोबाइल के निर्माण में हम 100% दूसरे देशों पर निर्भर थे और आज हमारी 90% से अधिक ये स्थिति है कि हम आत्मनिर्भर हो गए। ये सब अगर देखा जाए तो वर्तमान सरकार का जो इच्छा शक्ति है उसी का चमत्कार है। सरकार के निर्णय निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे निर्णय हैं और आमजन के लिए तो निश्चित रूप से इसका असर सीधा सीधा दिखाई देता है। आप देखिए रेलवे का आपने जो जिक्र किया, आप अलवर से मथुरा जाइए तो ऐसे छोटे छोटे स्टेशन जहाँ पर धूप में खड़े रहते थे ऐसा लगता है बहुत बड़े शहर के स्टेशन है, जैसे गोविंदगढ़ स्टेशन, बिल्कुल डीग स्टेशन और गोवर्धन जी जो अपना धार्मिक स्थल है, ऐसे बन गए हैं वो कि आपको पहचान में नहीं आएंगे कि ये एक छोटा सा कस्बा है। ऐसा लगता है बहुत बड़ा
कोई शहर है, तो ये निश्चित रूप से हर क्षेत्र में ही विकास हुआ है इस चीज़ का। आलोचना के लिए बहुत सारे बहाने होते हैं, हम किसी भी रूप में कहीं से भी, और आलोचना करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आलोचना सटीक होनी चाहिए और उसमें कहीं अर्थ हो जिससे कि वर्तमान सरकार कुछ और नया करने के लिए प्रेरित हो। केवल आलोचना के लिए आलोचना कर देना ये कहीं भी न्याय संगत नहीं है। आप ऐसा सब कुछ देख रहे हैं, बांग्लादेश के साथ भी हमारा कुछ चल रहा है आजकल। हाँ। तो उस विषय में आप थोड़ा सा अगर संक्षिप्त में बताएं तो। देखिए, पाकिस्तान की खराब नीतियों के कारण से बांग्लादेश अलग हुआ था जी, और अब मुझे लगता है अब जो वर्तमान स्थिति है उसमें बलूचिस्तान अलग हो जाएगा और एक दो छोटे मोटे देश और बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है जी। पाकिस्तान छोटा सा टापू बनकर रह जाएगा और वो उसकी खराब नीतियों के कारण से, भुखमरी के कारण से है। लोगों को अभी आप देखिए, हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज में, अजमेर में, दरगाह में लोग बाग पाकिस्तान के लोग आते हैं और जिस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को, हल्दी, आयोडेक्स, इस तरह की चीज़ों को बल्क में खरीद के लेके जाते हैं। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान में वो बताते हैं कि ये आयोडेक्स वहाँ 200 रुपये की मिलती है, निश्चित रूप। हल्दी वहाँ 800 रुपये, 1000 रुपये किलो मिल रही है। जो हालत पाकिस्तान की हो गई है, वहाँ आटा 200 रुपये किलो मिल रहा है। रमज़ान के महीने में लोगों को सहरी करने के लिए, अपने रोजे खोलने के लिए वहाँ ना खजूर मिल रहा था, ना कोई फल मिल रहे थे, ना रसद मिल रही थी। कैसा भुखमरा देश किस हालत में आ गया। और उसके बाद वो युद्ध करने के लिए पता नहीं कैसे प्रेरित होता है, मुझे पता नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मूर्ख और शंख ये दूसरों की फूंक से बचते हैं। निश्चित तो रूप। किसी ना किसी दूसरे की आवाज़ में आकर, फूंक में आकर पाकिस्तान ने ये नालायकी पूर्ण कदम उठाने का साहस किया, दुस्साहस किया और ऐसा मुंहतोड़ जवाब मिला है कि मुझे लगता है कि उसको, पाकिस्तान को भी और पाकिस्तान के पीछे जिसने भी इस योजना को, रचना को किया होगा, उसको भी, दोनों को ऐसा जवाब मिला है कि इनकी नानी याद आ गई है। 7 पीढ़ियों तक इनको दोबारा होश नहीं आएगा। और अभी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैंने अभी चैप्टर क्लोज नहीं किया ऑपरेशन सिंदूर का, अभी तो जारी है, विराम दे रखा है हमने जी। उस विराम को हम कभी भी, अगर जरा सा भी इन्होंने कोई छेड़छाड़ की तो फिर खुल जाएगा। उस थैले का मुंह हमने बंद नहीं, केवल अभी धागे से बंद कर रखा है, सील नहीं किया है। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि भारत के लिए बहुत आनंददायक हैं, बहुत सुखकारी हैं। निश्चित। और पाकिस्तान और दूसरे इसके जैसे जो देश हैं, जो भारत को अभी तक कमज़ोर सोच कर चलते थे और पाकिस्तान को परमाणु संपन्न और पता नहीं क्या क्या समझते थे, उन सबकी आंखें खुली है। हमारा आने वाला कल निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। हमारे पास युवा शक्ति बहुत है और वो युवा शक्ति हमारी सारी की सारी जितनी टेक्निकल है, उस टेक्निकलिटी का हमारे पास अभी जो प्रमाण आया है सबके सामने, हमारे देश के वैज्ञानिकों का, हमारे देश के जो आयुध निर्माण कारखाने हैं उनमें जो लगे हुए हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका, हमारे देश के सेना अध्यक्षों का, तीनों सेनाओं के अध्यक्षों का, NSA का, अजीत डोभाल जी को देखिए आप, किस तरह का उनका निर्णय होता है, किस तरह की उनकी वर्किंग होती है। देश में और दुनिया में किसी को पता नहीं होता और जब परिणाम आते हैं तो लोग वाह वाह करते रह जाते हैं, अजीत डोभाल ने ऐसा कर दिया, ये करके दिखा दिया। ये सब चीज़ें हमारे पास हैं और आज भारत एक विशाल विराट देश के रूप में सीना तान के खड़ा है। किसी की हिम्मत नहीं है जो हिंदुस्तान की तरफ देख सके। निश्चित रूप से मैं तो एक नया नाम देता हूँ आज पाकिस्तान को, कटोरा किंग। कटोरे में तो भीख डाली जाती है, वो तो स्वयं कटोरा हो चुका है। आज परिस्थिति ये हो चुकी है पूरे विश्व में, जिस भी देश में वो जाते हैं तो ये कंफर्म है कि पैसा मांगने ही गए होंगे। अब सारे देशों में घूम रहे हैं पैसा लेते हुए। क्या ज़रूरत पड़ गई? क्यों आप आतंकवादियों को पालते हो? किस लिए आपको हथियारों के लिए पैसे की ज़रूरत है? पहले अपनी जनता का पेट भरो, उसके बाद कोई तुम्हें छेड़े तो युद्ध करो। कोई कारण नहीं जिसके पास युद्ध करने का। हमारी ज़मीन दबाई हुई है POK आज तक, हम उसे कूटनीतिक रूप से युद्ध करके समय आने पर अवश्य ही ले लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन अपनी ऊर्जा को ध्यान में रख के कोई निर्णय लेना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। मेरा ये मानना है, आपने पाकिस्तान को नया नाम दिया है, लेकिन मैंने तो बहुत दिन से दूसरा नाम दे रखा है जी। ये पाकिस्तान नहीं है, ये फाकिस्तान है। हाँ। इसके फाके उड़ रहे हैं, निश्चित वो रूप से। स्थान है, पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान नहीं। फाके उड़ रहे हैं और उसके बाद दिवाली मना रहे हैं। अरे जब तुम्हारे फाके उड़ रहे हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, लोग बीमारियां, दवाई नहीं है, दवाइयों के कारण मर रहे हैं, आपके पास किसी भी तरह की कोई व्यवस्थाएं नहीं है, आपके पास लोगों को रोजे खोलने के लिए कुछ नहीं है, फिर आप ज़बरदस्ती युद्ध में जा रहे हैं। भारत देश जैसे देश के सामने युद्ध में जा रहे हैं। कम से कम इनकी जो गुप्तचर एजेंसी है उनको ये पता होना चाहिए कि भारत की आज वर्तमान में क्या स्थिति है जी। जिस तरह से इन्होंने तत्काल प्रभाव से हमारे देश में, मोदी जी ने तो फिर भी 17-18 दिन का समय लिया। 22 तारीख को इन्होंने पहलगाम में जो हत्या की थी, उसके बाद 7-8 तारीख से यहाँ देश में जिस तरह से हमने शुरुआत की थी हमारे देश ने, लेकिन पाकिस्तान ने तो ऐसा शो किया कि पता नहीं पाकिस्तान क्या कर देगा।
भारत को पता नहीं 24 घंटे में निपटाने का काम कर देगा। और जैसी स्थिति इसकी हुई है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान आज दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। और वही जो मैं कहता हूँ हमेशा, ये पाकिस्तान नहीं, ये फाकिस्तान है। फाके उड़ रहे हैं और फाकों में मौज मस्ती हो रही है उनकी। निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सटीक विश्लेषण किया वर्तमान परिस्थितियों पर। और आपसे अंतिम मेरा प्रश्न रहेगा, विश्व पर्यावरण दिवस है, आप आमजन के लिए अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे पर्यावरण के विषय में? मेरा इसमें ये कहना है, हम चूँकि देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री, देश के पर्यावरण मंत्री आदरणीय भूपेंद्र जी, जो हमारे सौभाग्य से हमारे ही लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, उनके द्वारा एक पेड़ माँ के नाम एक मुहिम चलाई जा रही है पूरे देश और दुनिया में। जी, वो बाहर भी जाते हैं तो एक पेड़ माँ के नाम को लगाना नहीं भूलते। जी, हम सब लोगों को वृक्ष लगाने चाहिए, और वृक्ष लगाने चाहिए फलदार। ऐसे वृक्ष नहीं जिनका कोई छाया है ना जिनका फल है। जी, फलदार वृक्ष लगाएं, नीम लगाएं, पीपल लगाएं, बड़ लगाएं, इस तरह के फल लगाएं। क्योंकि पीपल और बड़, इनसे बहुत सारे पक्षियों का, बहुत सारे ऐसे जो ये उछल कूद करने वाले जो जानवर हैं, बंदर जैसे, इनका बड़ की जो गोल होती है उससे और पीपल की गोल से, इनसे इनका पेट भरता है। और आज ये बड़ और पीपल जो जंगलों में खत्म हुए हैं, उसके कारण से आज बंदर सड़क पर घूमता है, लंगूर सड़क पर घूमता है। तो ऐसे वृक्ष लगाए जाने चाहिए। दूसरी ओर मेरा ये मानना है कि जहाँ तक हो सके ग्रीन वॉल्स, मैंने बहुत सी फैक्ट्रीज में देखी है, ग्रीन वॉल्स होती हैं, उनमें ये जैसे होंडा है, हेवल्स है, होंडा कार है, हीरो मोटर्स है, इन लोगों ने वहाँ अपनी पूरी की पूरी एक ग्रीन वॉल, मतलब लोहे की एक दीवार खड़ी कर रखी है जाली वाली, और उस पर छोटे छोटे गमले लगा रखे हैं और उन पे ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम कर रखा है। पानी चलता रहता है, वो बूंद बूंद पानी उन पे गिरता रहता है। और एक वॉल या दो वॉल उनकी पूरे के पूरे शेड की, जो बहुत बड़े 20 50 हज़ार फीट के, 1 लाख फीट के जो शेड है, उन पे 2 वॉल उनकी वो ग्रीन वॉल होती है। उसके बाद अंदर ना उनको एसी की आवश्यकता है, ना उनको कूलर की आवश्यकता है। पर्यावरण का ठीक से वो बहुत बचाव भी कर रहे हैं, पेड़ भी लग रहे हैं, हरा भी है, बिजली भी नहीं है, और गैसों का उत्सर्जन एसी चलने के कारण से जो होता है उससे भी बचाव हो रहा है, बिजली भी बच रही है। ऐसा करने की दिशा में हमको काम करना चाहिए। दूसरी ओर अगर हम देखें तो जिस तरह से आज अधिकतम उपयोग जो ऐसे बैग्स का या जिन चीज़ों का हो रहा है जो नष्ट होने योग्य नहीं है, उनके उपयोग में कमी भी लानी हमको आवश्यक है। इसके अतिरिक्त हम ये भी ध्यान रखें कि पर्यावरण को नुकसान केवल ये चीज़ें पहुंचा रही हो ऐसा भी नहीं है। पर्यावरण को नुकसान आज वाहन भी पहुंचा रहा है, बहुत बड़ी तादाद में। एक घर में एक गाड़ी एक व्यक्ति के पास है, 2 व्हीलर हैं तो 2 हैं, 3 हैं, शौकिया ले रखे हैं, वो हैं। हम लोग टाइम पर उनकी सर्विस कराएं, ठीक से उनका तेल पानी इंजन चेक करें। इसके अतिरिक्त अगर हो सके तो जहाँ तक हो सके हमें एक आदमी के लिए कहीं गाड़ी ऐसी जगह लेकर जानी है जहाँ हम बिना अपनी गाड़ी के दूसरे वैकल्पिक माध्यम से यात्रा कर सकते हैं, तो हम उसको प्रेफर करें। ट्रेन भी है, बस भी हैं, बिल्कुल सही। या कारपूल, आजकल एक बड़ा सिस्टम चल पड़ा है, उस कारपूल से चले जाएं। अपने पर्यावरण को बचाने का हमको स्वयं काम करना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा पिछले 10-1 साल से, जब 10-1 वर्ष से जब से पर्यावरण के प्रति सरकारें चिंता करने लगी हैं, तब से हमारा जो बरसात का चक्र है वो थोड़ा ठीक हुआ है। इससे पहले ऐसी गड़बड़ हो गई थी कि हम लोग देखते रहते थे, मानसून की घोषणाएं होती रहती थी, मानसून नहीं आता था और लोग कहते थे मानसून बिना आए चला गया। लेकिन अब मानसून ने अपनी सक्रियता बढ़ाई है और बरसात लगातार हो रही है, पानी की भी प्रचुर मात्रा मिलने लगी है बरसात के माध्यम से। तो हम सब लोगों को पर्यावरण के प्रति सजग होना पड़ेगा। घरों में भी ऐसी वस्तुओं का उपयोग नहीं करें जो पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। एसी का भी जहाँ तक मतलब है, अर्थ है मेरा, एसी का उपयोग तभी करें जब लगे कि अब एसी के बिना काम नहीं चलेगा। वरना आज भी मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे घर में एक बड़ा कूलर लगा हुआ है जी, वो पूरे घर को ठंडा रखता है। एक कूलर है, पूरे दिन चलता रहता है, पूरे घर को ठंडा रखता है, सेंट्रल एयर कंडीशन जैसा वो काम करता है। उसके बाद मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ती कमरों के बाहर, जो पूरा हमारा जो ओपन एरिया है उसमें कहीं कोई एसी लगाने की। तो ये सब चीज़ें हमको ध्यान दे के करनी चाहिए। हम सब लोग सजग लोग हैं, इस भारत के जिम्मेदार नागरिक हैं, अपनी जिम्मेदारी राष्ट्र के प्रति समझें। केवल मैं और मेरा या मुझे नहीं तो मुझे क्या, इस विचारधारा के साथ नहीं चलें। मैं और मेरा इस विचारधारा के साथ नहीं चलें। ये मानकर चलें कि राष्ट्र के प्रति मेरी जिम्मेदारी है, केवल अधिकार नहीं, राष्ट्र के प्रति जितने मेरे राष्ट्र का मेरे प्रति जितनी अधिक जिम्मेदारी है, जितने मेरे अधिकार राष्ट्र के प्रति है, उतनी मेरी जिम्मेदारी राष्ट्र के प्रति है जी। ये सब सोचकर हम लोग अगर चलेंगे तो राष्ट्र उन्नत होता जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है जी, निश्चित रूप से। यानी कि आप कहना चाहते हैं हम और हमारा, मैं और मेरा के स्थान पर हम और हमारा, हमारा राष्ट्र, मैं और मेरा राष्ट्र। हाँ,
ये दृष्टिकोण लेकर चलें और गैर ज़रूरी संसाधन न जुटाएं जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो। ये संदेश आज हमारे लोकप्रिय जनप्रतिनिधि श्री बनवारीलाल सिंघल जी ने आमजन को दिया। आज इनका बहुत बहुत आभार जो बहुत हमारे धन्यवाद, स्टूडियो में आए, और एक बार पुनः आप सभी को प्रणाम। हम इसी तरह किसी और दिवस पर किसी अन्य विषय पर चर्चा के लिए आपके समक्ष उपस्थित होंगे। प्रणाम। बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।